आप सभी को पथवे एजुकेशन हब चैनल पर स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, जो 2026 में वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे। आज आपको हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करेंगे आज। सबसे पहले हम आपको सब्जेक्टिव करा दे रहे हैं, उसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्टिव भी साथ में करा देंगे। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी बच्चे जो है बिहार बोर्ड में क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपके एग्जाम में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आपको हम वीवीआई कराएंगे जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है? ठीक है, इसको आप जो है वीवीआई कर लीजिएगा। राष्ट्रवाद क्या है, यानी देश के प्रति प्रेम की भावना को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। देश के प्रति प्रेम की भावना को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग को क्या लगता है, एकता की वाहक बनती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना अगर रखेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था। देखिए, आपको 2019 के एग्जाम में पूछा गया है कि जो मेजनी कौन था। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह कि मेजनी एक साहित्यकार और गणतांत्रिक विचारों को क्या समर्थक और योग्य सेनापति था। कौन? मेजनी कौन था? यानी मेजनी जो था एक योग्य सेनापति था। ठीक है, क्या था? एक योग्य सेनापति था, जो मेजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का भी सदस्य था। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बताओ मेजनी जो था किस दल का सदस्य था, तो कार्बोनरी नामक गुप्त दल का क्या था? मेजनी सदस्य था। मेजनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की क्या किया? स्थापना किया। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने किया, तो मेजनी ने। ठीक है, और दूसरा है कि मेजनी ने 1831 में यंग इटली यानी यंग इटली का स्थापना कब किया? 1831 में, और यंग यूरोप का जो है आपको 1834 में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं हैं। ठीक है, यानी जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था, उसमें कौन कौन सी बाधाएं हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जो है वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित बाधाएं थी। उसमें जो है जर्मनी में लगभग 300 छोटे बड़े क्या थे? राज्य में विभक्त था। जर्मनी जो था 300 छोटे बड़े राज्य में क्या था? बंटा हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि उत्तरी जर्मन में प्रोटेस्ट और दक्षिणी में कैथोलिक बहुल क्या था? क्षेत्र था। यानी उत्तर में क्या था? उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट और दक्षिणी में कैथोलिक बहुल क्षेत्र था। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का क्या था? यानी राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, यानी कमी था। ठीक है,
इतना जो है आप लोग क्या करिएगा, एग्जाम में लिख दीजिएगा। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डो की कार्यों को चर्चा करें। ये क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया, 2014 में भी, 2016 में भी। आइए इधर आइए, आपको हाँ, मेटरनिक युग क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, मेटरनिक युग क्या है, ठीक है। मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। अगर आपसे पूछेगा कि मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था, ठीक है। मेटरनिक कौन था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कौन? मेटरनिक जो है 1815 से लेकर 1848 तक यूरोप की पॉलिटिकल यानी राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कौन? मेटरनिक, ठीक है। अब कह रहा है इसलिए 1815 से लेकर 1848 के काल को हम लोग क्या कहते हैं, मेटरनिक का युग कहा जाता है। यानी मेटरनिक का कार्यकाल जो था 1815 से लेकर बाबू 1848 को हम लोग मेटरनिक का काल कहते हैं, ठीक है। देखिए, मेटरनिक जो था घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। मेटरनिक जो था घोर प्रतिक्रिया राजा था। इसका देखो स्टेटमेंट क्या था, इसका कहना क्या था कि किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई मत करो। इसका स्टेटमेंट क्या था, मेटरनिक का स्टेटमेंट था कि शासन तो करो लेकिन जनता का भलाई मत करो। किसका स्टेटमेंट था? मेटरनिक का, ठीक है। अब जो बात करेंगे हम लोग 1848 की, ये क्वेश्चन जो है आपको 2013 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा गया है आपके एग्जाम में। 2013, 14, 19, 20, 22 और 24 ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए इसको हम लोग जानेंगे कि 1848 के फ्रांसीसी के कारण क्या था, ठीक है। देखिए, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था कि लुई फिलिप की कमजोर नीति, यानी लुई फिलिप की ये जो कमजोर नीति था। दूसरा कारण था कि लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी, वो जो है गीजो को क्या बना दिया था, प्रधानमंत्री बना दिया था, ठीक है। जब 1848 के फ्रांसीसी का कारण क्या था कि लुई फिलिप जो है, ये जो है लुई फिलिप के द्वारा गीजो को क्या बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया। और पूंजीपति वर्ग का साथ रखना, यानी जितने भी पैसा वाले लोग थे उसको क्या रखा, साथ रखा। और असफल विदेश नीति, उसका विदेश नीति भी क्या था, असफल रह गया, सफल नहीं हो पाया। कह रहा है किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना, कोई भी प्रकार का सुधार वाला काम नहीं किया। जो पूंजीपति था तो पूंजीपति लोग पैसा वाला का था, उसके साथ रहने लगा। एक भी काम जो है सुधारात्मक नहीं किया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ गीजो को प्रधानमंत्री कौन बनाया था, तो लुई फिलिप। किसके द्वारा बनाया गया? लुई फिलिप के द्वारा जो है गीजो को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री, ठीक है। पांचवा है को बेरोजगारी और भूखमरी भी क्या हो गया था। जब 1848 के फ्रांसीसी क्रांति में बेरोजगारी चरम सीमा पर, भूखमरी भी हो गया था, ठीक है। इतना लिखिएगा आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बाबू 6 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जो देश है, ऑस्ट्रिया क्या है, देश है, ठीक है। कहा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका था, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन जो है आपको 2013-2020 में आया हुआ है,
ये सब सारा मैं जितना करा रहा हूँ सारा का सारा बाबू वीवीआई है। ठीक है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा बाधक था। कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो था बहुत बड़ा बाधक बना था। कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद इटली में नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ नागरिक आंदोलन जो है इटली में कब शुरू हुआ? 1830 में। कब? 1830 में, याद रखना। इसी समय जो है मेजनी जो है उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करने का क्या किया, यानी बंटवारा करने का प्रयास किया। कौन? मेजनी। ठीक है। लेकिन मेटरनिख के नागरिक आंदोलन को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। यानी नागरिक आंदोलन कौन स्टार्ट किया था? मेटरनिख। ठीक है। उसका नागरिक आंदोलन को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। कह रहा है कि जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को मेटरनिख ने दमनकारी कानून और कालस्वाद के आदेश द्वारा क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। किसके द्वारा? जो जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को जब पनप रहा था, वो जो मेटरनिख जो है अपनी, हमने तो आपको बताया कि मेटरनिख जो है घोर प्रतिक्रियावादी था। वो तो शासन करना चाहता था, लेकिन वो जो है जनता का भलाई का काम नहीं करना चाहता था। ठीक है। इसीलिए वो घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। कौन? मेटरनिख। ठीक है। वो जो है जर्मनी में जब राष्ट्रवाद की भावना जब उत्पन्न होने लगा तो मेटरनिख ने दमनकारी कानून और कालस्वाद के, उसका आदेश कौन दिया था? मेटरनिख को कालस्वाद जो आदेश दिया, और इसी को क्या कर, उसी को आदेश के द्वारा क्या कर दिया? दबा दिया गया। किसका आदेश दिया? किसने आदेश दिया मेटरनिख को? कालस्वाद ने। ठीक है। अब जो है ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हम आपको एक एक टॉपिक जो है कवर करा दे रहे हैं एकदम एग्जाम के दृष्टिकोण से। जितना मैं पढ़ा रहा हूं ये सारा का सारा आपको एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का किस तरह सहायक हुआ। यानी जो यूरोप में राष्ट्रवाद की जब भावना उत्पन्न हो रहा था, उस समय जो नेपोलियन बोनापार्ट जो है किस तरह क्या हुआ? सहायक हुआ। ये भी क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा गया है। ठीक है। कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाना में फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन के आक्रमण में महत्वपूर्ण योगदान था। किसका? यानी नेपोलियन का जब आक्रमण हुआ था उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन का अभियान क्या हो गया? अभियान से नौ युग का क्या पहुंच गया? संदेश पहुंचा। और नेपोलियन में इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से निकालकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा क्या किया? प्रदान किया। उसके बाद जब इटली जो है, इटली और जर्मनी का एकीकरण का मांग क्या हो गया? खत्म हुआ। इटली और जर्मनी जब एकीकरण अलग अलग होने का मांग किया था, उसी समय जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण की मांग जो क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, इस पे एकदम याद कर लीजिएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गैरीबाल्डी। देखिए गैरीबाल्डी के कार्य यानी कौन कौन सा कार्य उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। ये क्वेश्चन 2014-2016 में आया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सारा का सारा आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको आप लोग पढ़कर जरूर से जरूर जाइएगा और अपना नंबर पक्का करिएगा। ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे गैरीबाल्डी की कार्यों को क्या करें? चर्चा करें। गैरीबाल्डी जो पेशे से क्या था बाबू? नाविक था। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था, आपको जवाब देना है कि गैरीबाल्डी जो था पेशे से नाविक था। ठीक है। गैरीबाल्डी जो सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां क्या गणतंत्र का स्थापना किया। अगर जो है पूछेगा कि गैरीबाल्डी जो है कहाँ कहाँ आक्रमण किया, तो सिसिली और नेपल्स पर क्या कर दिया? आक्रमण किया और वहां गणतंत्र क्या कर दिया? स्थापना किया। जब गैरीबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काबूल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना क्या कर दिया?
भेज दिया। कौन? काबूल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना को भेज दिया। जब गैरीबाल्डी जो है रोम पर आक्रमण करना चाहा, तब जो है काबूल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना को क्या कर दिया? भेज दिया। इसी बीच जो है गैरीबाल्डी का भेंट किससे हुआ? काबूल से हुई, और वह दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्रों विक्टर एमानुएल को दे दिया। इसको दे दिया? विक्टर एमानुएल को दे दिया। इसी तरह जो गैरीबाल्डी के सहयोग से इटली का एकीकरण क्या हुआ? संभव हो पाया। यही आपका क्या था? गैरीबाल्डी का कार्य था। ठीक है। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 बाबू, देखो क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए क्या था? असंभव था। कैसे? आइए जानेंगे कि विलियम एक जनता था। देखिए, विलियम एक जो जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण जो संभव नहीं है। जब तक उसको हराएंगे नहीं, तब तक जो इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं होगा। अब बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण करने के लिए विलियम ने बिस्मार्क को अपना क्या घोषित कर दिया? चांसलर। क्या घोषित कर दिया? बिस्मार्क को चांसलर घोषित कर दिया। ठीक है। विलियम अगर बिस्मार्क को अपना चांसलर नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण असंभव था। अगर विलियम जो है बिस्मार्क को अगर चांसलर अगर नहीं बनाता तो बताओ जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। क्या था? असंभव था। ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि ये भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा है। कब पूछा है? 2021 में। कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। क्या क्या उपलब्धियां हैं? तो वियना कांग्रेस की पहला उपलब्धियां है कि पुरातन व्यवस्था का क्या होना चाहिए? पुनः स्थापना होना चाहिए। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का क्या करना चाहिए? विरोध करना। यही वियना कांग्रेस का क्या था? उपलब्धि था। तो आइए हम लोग पहला जानेंगे कि पुरातत्व व्यवस्था की पुनः स्थापना क्या है। जब ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक ने। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था बाबू? मेटरनिक ने फ्रांस में बुर्बो वंश की क्या हुआ? पुनः स्थापना कर लुई 18वां को फ्रांस का क्या कर दिया? राजा बना दिया। ठीक है। कह रहा है कि ऑस्ट्रिया ने चांसलर को, मेटरनिक ने, जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, यानी ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक जो था, क्या किया? जो फ्रांस में बुर्बो वंश के पुनः स्थापना कर लुई 18वां को वहां का, यानी फ्रांस का, कहां का? लुई 18वां को फ्रांस का क्या बना दिया? राजा बना दिया। ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताओ कि लुई 18वां को फ्रांस का राजा किसने बनाया, तो क्या जवाब दोगे बाबू? मेटरनिक। ठीक है। दूसरा है आपका गणतंत्र और प्रजातंत्र का विरोध करना। गणतंत्र और प्रजातंत्र का विरोध करना, ये वियना कांग्रेस का क्या था? उपलब्धि, यानी दूसरी उपलब्धियां थी। पहला, मेटरनिक जो 1789 के फ्रांस के क्रांति को देन गणतंत्र और प्रजातंत्र का क्या विरोधी था। कौन? मेटरनिक जो 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुआ था, उसी के दिन गणतंत्र और प्रजातंत्र का क्या था? विरोधी था। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि इटली और जर्मनी में राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं जागे। वो हमेशा से प्रयास करते आ रहा था कि इटली और जर्मनी में यानी राष्ट्रीयता, यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागरूक ना हो। ठीक है। अगर जाग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए वो चाहता था कि इटली और जर्मनी में राष्ट्रीयता का भावना उत्पन्न ना हो, ना जागे।
ऐसे उसको हम लोग गुलाम बना के रखे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जर्मनी और के एकीकरण के लिए बिस्मार्क में कौन सी नीति अपनाई। ये क्वेश्चन जो 2012, 14 और 16। देखिए मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि ये जो चीज मैं जितना जो सब्जेक्टिव करा रहा हूं सारा का सारा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से करा रहे हैं। ठीक है। इसको लास्ट तक जरूर से जरूर वीडियो को देखिएगा और लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। क्या करा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। कह रहा है कि जब जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। ये क्वेश्चन जो है बाबू 2012, 2014 और 2016 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है। अब इसका आंसर देखेंगे। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क में रक्त और लौह की नीति क्या किया गया, अपनाई। यानी जर्मनी के जब एकीकरण के लिए, अगर देखिए इस पर मैं ऑब्जेक्टिव एक बात बता रहा हूं, रक्त और लौह की नीति कौन अपनाया, बिस्मार्क। याद रखना, रक्त और लौह की नीति कौन अपनाया, बिस्मार्क। ठीक है। अपनाए बिस्मार्क का मानना, देखो बिस्मार्क का मानना क्या था कि बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। कौन बोला, बिस्मार्क क्या बोला कि बिना सेना का जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, इसलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ क्या किया, युद्ध किया। कौन, बिस्मार्क। समझ में आया। वो क्या बोला, जब जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। तो जर्मनी कैसे लिखना है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। और बिस्मार्क का कहना था कि बिना सेना का जर्मनी के एकीकरण जो संभव नहीं है, इसलिए जो है वो जो है डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ क्या किया, युद्ध किया। कौन, बिस्मार्क। ठीक है। अब जो देखिए ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न था। अब जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें से देख लीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए ये जो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर जो है आपका 5 नंबर का पूछेगा। कितना नंबर का, 5 नंबर का। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया है कि इटली के एकीकरण में मेजनी और काबुल और गैरीबाल्डी के योगदान को बतावे। करा कि जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो मेजनी और काबुल और गैरीबाल्डी के क्या क्या योगदान था उसके बारे में क्या करना है, लिखना है। आइए, पहला था कि मेजनी साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। कौन, मेजनी। मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था। मेजनी का संबंध जो है किससे था, कार्बोनरी नामक गुप्त दल एक संस्था था, उससे क्या था, उसका दल से था। 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य 1830 में मेजनी जो है उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिक ने नागरिक आंदोलन को क्या कर दिया, दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को इटली से क्या करना पड़ा, पलायन करना पड़ा। किसको, जब 1830 में मेजनी और 1830 में मेजनी उत्तर और मध्य इटली का क्या करना चाहा, उत्तर और उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण चाहा, लेकिन मेटरनिक जो क्या किया बाबू कि नागरिक आंदोलन को क्या कर दिया, दबा दिया, जिसके कारण जो मेजनी को इटली से क्या करना पड़ा, पलायन करना पड़ा। जब मेजनी ने 1831 में यंग इटली और मेजनी ने, देखो 1831 में यंग इटली का स्थापना कौन किया, मेजनी ने। और मेजनी जो है 1834 में, यानी यंग इटली 1831, यंग यूरोप 1834 में एक नामक संस्था का क्या किया, स्थापना किया। कौन, मेजनी। अब हम लोग बात करेंगे 1848 में। 1848 में मेजनी पुनः इटली आया
अगर आपसे पूछेगा कि 1830 में 48 में मेजनी जो है कब इटली आया, 1848 में मेजनी जो है इटली का क्या करना चाहा, एकीकरण, उसको कर गणराज्य बनाना चाहता था। लेकिन जो सार्डिनिया और पिडमाउंट का शासक जो है चार्ल्स एबर्ट अपने जो नेतृत्व में सभी प्रांतों को क्या कर लिया, विलय करना चाहता था। जब जो है पोप इटली को धर्मराज बनाना चाहता था, पोप जो था इटली को क्या बनाना चाहता था बाबू, धर्मराज बनाना चाहता था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण जो है इटली का एकीकरण का मार्ग जो है रुक गया, मेजनी पुनः जो है पलायन कर गया। ठीक है, अब बात करेंगे इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का योगदान। ये तो मेजनी का योगदान था, अब जो है काउंट काबूर का। ठीक है, देखिए एक एक टॉपिक आपको हम करा दे रहे हैं। ठीक है, इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का योगदान। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर एमेनुअल काउंट काबूर को क्या बनाया, प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिक और राष्ट्रवादी था। काउंट काबूर क्या था, एक सफल कूटनीतिक और राष्ट्रवादी था। काउंट काबूर जो है इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। किस देश को मानता था, काउंट काबूर जो है इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा जो किसको मानता था, ऑस्ट्रिया को। ठीक है, जब 1853 से 54 के क्रीमिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट काबूर ने फ्रांस के तरफ से क्या किया, भाग लिया। जब सुनो, क्रीमिया का युद्ध 1853-1854, ठीक है, युद्ध में जब ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट काबूर जो है फ्रांस के तरफ से क्या लिया, भाग लिया। और काउंट काबूर को फ्रांस के नेपोलियन 3 से एक कूटनीतिक संधि कर लिया, यानी मिल गया। तब जो ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया, पराजित किया। यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया, हरा दिया। कौन हराया बताओ, ये जो है विक्टर एमेनुअल। देखो यहाँ, अब जो ऑस्ट्रिया को कौन हराया, कौन, ऑस्ट्रिया को कौन हराया, जब काउंट काबूर फ्रांस के नेपोलियन 3 से क्या किया, जब मिल गया, तब जो है ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया, काउंट काबूर हरा दिया। ठीक है, हराकर काउंट काबूर जो ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी और पीडमाउंट पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कौन कर लिया भाई, लोम्बार्डी और पीडमाउंट पर कब्जा कौन किया, काउंट काबूर किया। जैसे ही ऑस्ट्रिया को हराया, फ्रांस को मदद करने के बदले में काबूर ने नीस और सेवाय नामक रियासत फ्रांस को क्या कर दिया, दे दिया। तब जो है 1860 से 61 तक काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली के सभी रियासत जो है को मिला लिया। तब जो 1862 में दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर बाकी रियासत को क्या कर लिया, एक दूसरे में क्या कर लिया, मिला लिया। ठीक है, अब जो है अब बात करेंगे हम लोग, लास्ट आपका था गैरीबाल्डी का योगदान। गैरीबाल्डी जो पेशे से क्या था गैरीबाल्डी जो पेशे से क्या था, नाविक था। गैरीबाल्डी जो पेशे से क्या था बाबू, नाविक था, जो मेजनी के विचारों को क्या करता था, समर्थक करता था। कौन, गैरीबाल्डी जो पेशे से क्या था, नाविक था, जो मेजनी के बातों को क्या करता था, समर्थन करता था। ठीक है, परंतु बाद में काबूल के संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधार भी बन गया। तब जो है गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तब वहां गणतंत्र तक क्या किया, स्थापना किया। कौन, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, तो काबू ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना को क्या कर दिया, भेज दिया।
इसी बीच जो है गैरिबाल्डी की भेंट किससे हुई? काउंट काबूर से हुई और वह दक्षिणी इटली जीत गए और विक्टर एमेनुअल को दे दिया। तब जो है इसी तरह गैरिबाल्डी के सहयोग से इटली का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। ठीक है, ये जो है 1871 में इटली का एकीकरण क्या हो गया? पूर्ण हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव को लेकर। हम आपको इतना, आप जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आप जो है तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, हमने एक एक क्वेश्चन को लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी करा दिए हैं, जो आपको एग्जाम में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव। हमने आपको बताया था कि ये जो सेशन चलेगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि सब्जेक्टिव कराएंगे, तब जो है आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव पर, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो जो एग्जाम में आएगा। आइए यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपका स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इटली और जर्मनी में वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? इटली और जर्मनी जो अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि कौन सी महादेश में आता है, तो आपको जवाब क्या देना है? यूरोप। दूसरा है क्वेश्चन कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? कौन सा आपको हम अभी पढ़ाए हैं? तो बुर्बो वंश। क्या? बुर्बो वंश। तीसरा क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? हमने तो आपको बताया है कि कार्बोनरी से। इसीलिए हम आपको सबसे पहले सब्जेक्टिव करा दिए हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव जो है खुद पर खुद कर लीजिएगा, साथ में इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन थे? अब बताओ कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? यही चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण ना हो। ऑस्ट्रिया जो है क्या था? बाधा था। पांचवा क्वेश्चन है बाबू कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? हमने आपको बताया कि काउंट काबूर जो है विक्टर एमेनुअल ने ही उसको क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। यही पद था ना जी, प्रधानमंत्री का पद था। पांचवा क्वेश्चन है। छठा कि गैरिबाल्डी, अभी बताएं कि गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का स्थापना कौन किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। याद रखना, ठीक है। अब आओ, जालवेरी ने क्या था? संस्था। वो किस तरह का संस्था था? भाई जालवेरी ने एक व्यापारियों की संस्था था। रक्त और लौह की नीति कौन अपनाया? तो रक्त और लौह की नीति जो है बिस्मार्क अपनाया। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? यूनान का। आंसर क्या होगा? यूनान। 1829 में 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ? तो आपको आंसर देना है यूनान। क्या आंसर दोगे? यूनान। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन कल्चरल को पालना किसको कहा जाता है? तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा यूनान। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? तो प्रथम जेनेवा समझौता 1854 में। कब? 1854 में। इटली का एकीकरण जो है कब? अभी बताए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, 1871 में। ठीक है। लुई फिलिप किस देश का शासक था? भाई लुई फिलिप जो है फ्रांस का शासक था। निम्न में कौन सा मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो जर्मनी शामिल नहीं था। मित्र राष्ट्रों के गुट में कौन देश शामिल नहीं था? तो जर्मनी।
रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे था? तो बिस्मार्क से था। बोहेमिया निम्न में किस देश का अधीन था? बोहेमिया जो है किस देश का अधीन था? तो जो ऑस्ट्रिया का क्या था? अधीन था। ठीक है, किसका अधीन था? ऑस्ट्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 20 बाबू कह रहा है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? यानी विलियम प्रथम जो है 1871 में किस देश का राजा बना, सम्राट बना? तो बाबू इसका जवाब होगा जर्मनी। देखिए आपका जर्मनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बाबू कह रहा है लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वां का फांसी जो 1793 में दिया गया। कब दिया गया? 1793 में। लुई 16वें को फांसी कब दिया गया? 1793 में। अब जो है बात करेंगे कि सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा बाबू था विक्टर एमोनियल, इमैनुअल था। सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर एमैनुअल। इटली के एकीकरण, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो मेजनी पहले, दूसरा का काबुल और तीसरा गैरीबाल्डी। ठीक है, निम्न में से किस सम्मेलन ने जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया? तो लॉसन सम्मेलन एक हुआ था, वही में जो है जर्मनी की जितना क्षतिपूर्ति राशि जो था उसी को क्या कर दिया गया? कम कर दिया। रक्त और लौह की नीति को अवलंबन किसने किया? तो भाई बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति जब आ गया तो उसको बिस्मार्क। ठीक है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ? तो इटली का एकीकरण हुआ था विक्टर एमोनियल के। इटली का एकीकरण जो है किसके योगदान से हुआ था? विक्टर एमैनुअल के द्वारा। इसी के सहयोग से जो है इटली का एकीकरण हुआ था। अब बताओ क्वेश्चन नंबर बाबू 28 है आपके स्क्रीन पर कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल जो था बाबू वो जो जर्मनी का था। कहाँ का? कौन सा देश का था? जर्मनी का। कौन सा देश का? हीगेल जो किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया? तो बाबू जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? भाई राजतंत्रों को पुनः क्या करना? स्थापित कर देना। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? हमने आपको इससे क्वेश्चन भी कराया है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है कब हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध तो बाबू कार्बोनरी से था। ठीक है, अब जो है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र, केंद्र जेनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भैया जर्मनी में। कोसुतु का संबंध किस देश से था? कोसुत का संबंध किस देश से था? तो हंगरी से। 1871 में कौन सी संधि हुई? तो भैया आप याद करिएगा 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। ठीक है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? बताओ। गणराज्य आंसर होगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क का। इटली का एकीकरण जब हो रहा था उस समय बिस्मार्क का संबंध नहीं था। इसी इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में बताओ कौन कौन सा देश था? तो बाबू इटली और जर्मनी के जब एकीकरण में इसके विरुद्ध जो कौन सा देश था? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार जो था बिस्मार्क था बाबू। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? तो 1871 में। याद रखना, फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर बताओ कब हुआ था? 1871 में। काउंट काबूल को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। याद रखना, रक्त और लौह की नीति, बिस्मार्क। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है? ये बार बार एग्जाम में पूछता है। तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। यंग यूरोप की संस्थापक कौन था? मेजनी। और
टीपू सुल्तान शासक था। कहाँ का? मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो भाई फ्रैंको प्राशिया के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था बाबू? नाविक था, हमने आपको बताया। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राज्य का निर्माण बाबू नेपोलियन किया था। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में। क्या याद रखोगे? सेडोन में। ठीक है, क्या याद रखोगे कि फ्रांस और प्रसा के बीच जब युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में। कब हुआ था? 1870 में। इटली के एकीकरण में निम्न में किसे का योगदान है? हमने तो आपको बताया, मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूल। वियना सम्मेलन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। वियना सम्मेलन बाबू 1815 में। जालवेरिन जो है क्या से संबंधित है? तो जालवेरिन जो भी एकदम इंपॉर्टेंट है, व्यापारियों से। जेनेवा संधि कब हुआ बाबू? जेनेवा संधि 1954 में हुआ। हमने आपको 55 ऑब्जेक्टिव जो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट करा है इस चैप्टर से। आपको प्रत्येक चैप्टर का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव हमारे यूट्यूब चैनल पाथवे एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ऐसे ऐसे वीडियो जो आपको बहुत मिलेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, थैंक यू।